लड़के भूगोल के नाम और विषय से कुछ परिचित थे। मैंने नक्शे मंगाए और काठियावाड़, गुजरात और बम्बई क्षेत्र के नक्शे दीवार पर टांगे। लड़कों को आश्चर्य सा हुआ। आज तक मैंने उन्हें भूगोल पढ़ाया ही नहीं था। वे अपनी कॉपियों में से कागज़ फाड़ने और उसकी नलियाँ बनाकर छोटी उंगलियों पर चढ़ाने लगे। मैं देखता रहा। मैंने पूछा, तुमने ये नलियाँ क्यों बनाई हैं? लड़कों ने कहा, साहब, नक्शा बताने के लिए। मैं चौंक पड़ा। नक्शा भी बताया जाता है? भूगोल शिक्षण ने तो गजब कर डाला। कुछ देर के मनोरंजन के लिए मैंने लड़कों से कहा, भला भावनगर तो दिखाओ। एक लड़के ने बम्बई प्रांत के नक्शे पर चौतरफा नज़र दौड़ाई। बम्बई पढ़ा, अहमदाबाद पढ़ा, हैदराबाद पढ़ा और नीचे उतरकर पूना पढ़ा। फिर इस तरफ आकर पोरबंदर पढ़ा। पीछे खड़े हुए 2-3 लड़कों ने भावनगर खोज रखा था। उनकी नलियाँ भावनगर दिखाने को अधीर हो रही थीं। आखिर एक ने बिना पूछे भावनगर दिखा ही दिया। मैंने पूछा, भावनगर किस दिशा में है? लड़कों ने ऊपर नीचे दाएं बाएं देखकर मन में कुछ हिसाब सा लगाया और कहा, जी उत्तर में। दूसरा लड़का बोला, उत्तर तो ऊपर की ओर है, ये तो पूरब कहलाता है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, ऊपर तो आकाश है, वहाँ उत्तर कहाँ है? लड़के बोले, जी नहीं, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। दूसरा लड़का बोला, जी उत्तर दक्षिण लंबा और पूरा पश्चिम चौड़ा। तीसरा बोला, जी सूरज इस तरफ उगता है, ये पूरब है। मैंने कहा, दिखाओ इस नक्शे में सूरज कहाँ है? सब सोच में पड़ गए। मैंने पूछा, शत्रुंजय, नदी दिखाओ। लड़कों ने नली से नदी दिखला दी। मैंने पूछा, ये किस में मिलती है? नक्शे में पढ़कर लड़कों ने जवाब दिया, खंबात की खाड़ी में। मैंने पूछा, इधर अरब सागर से क्यों नहीं मिलती? एक लड़के ने कहा, जी ये तो उसकी मर्जी है, उसे खंबात की खाड़ी में ही मिलना होगा। मैंने पूछा, ये नदी तो नीचाई में क्यों मिलती है? लड़का बोला, जी ऐसे ही तो बहेगी, देखिए ना, दक्षिण इधर नीचे की तरफ ही तो है। मुझे ताज्जुब हुआ। पिछले साल पढ़ा हुआ भूगोल वे भूले नहीं थे। सफल रटाई का ये एक उदाहरण था। इस साल भी मैं इसी तरह सिखा सकता था, लेकिन वह कोई भूगोल की शिक्षा होती? मैंने लड़कों से कहा, नक्शे बंद कर दो, 1 महीने के बाद हम भूगोल फिर शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन तो तुम चित्र बनाओ। लड़के मुझे देखने लगे। चित्रों का विषय शाला में नया ही था। पाठ्यक्रम में उसका स्थान भी नहीं था। शाला में ऐसी एक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन मुझे एक आध प्रवृत्ति आरंभ करनी थी। दूसरे दिन मैंने लड़कों से कहा, देखो, तुम चित्र बनाओ, जो चाहो बनाओ, जैसे चाहो, जैसे आए बनाओ। देख देख कर बनाओ, नकल करके बनाओ, याद करके बनाओ, चाहे जैसे बनाओ। आदमी बनाओ, ढोर बनाओ, पक्षी बनाओ, पतंगे बनाओ, पेड़ बनाओ, फूल बनाओ, आकाश बनाओ, घर बनाओ, वस्तु बनाओ, नक्शे बनाओ, जो चाहो बनाओ। बस तख्ती पर कलम से चित्र बनने लगे। बांके टेढ़े, जैसे तैसे कई प्रकार के चित्र बनने लगे। सुबह का सारा समय चित्रों में बीत गया। घंटी बजी, तब सबको सुध आई। कक्षा का समय तो पूरा हो चुका था। मैंने लड़कों से कहा, जिनके माता पिता पेंसिल और कागज़ दें, वे कॉपी पर चित्र बनाएं, बाकी सब तख्ती पर। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। इस बीच अनेक चित्र बन गए, ऐसे कि जिन्हें चित्रकार फूटी आंखों भी न देखे। फिर भी वे चित्र विद्यार्थियों की अपनी कल्पना, उनकी अपनी शक्ति के परिणाम थे। मैंने सोचा, इन चित्रों का हिसाब और संग्रह करना चाहिए। कुछ कष्ट उठाकर साहब से मिला। एक ओर से कोरे रद्दी कागज़ निकलवाए और साहब से 2 दर्जन रंगीन पेंसिलें लीं। साहब ने हंसते हंसते कहा, मालूम पड़ता है कि फिर पढ़ाई को एक ओर रखकर तुमने चित्रों का ये नया विषय निकाला है। हर एक विद्यार्थी से चित्र के विषय में के अनुसार एक एक कॉपी बनवाई और विषय क्रम के अनुसार उसमें चित्र बनाने को कहा। चित्रों के वातावरण के रूप में मैंने नीम की सलियां, पीपल के पत्ते, तुलसी की मंजरी, सदाबहार और काब के फूल रखे। दुकान से तरह तरह के छपे हुए किनारों के टुकड़े नमूनों के लिए लाकर रखे। अपने कुछ मित्रों के घर से 2-4 अच्छे चित्र लाकर कक्षा में टांग दिए। सदा उपयोग में आने वाली अनेक चीज़ें जैसे दवात, कलम, डिब्बी, पेटी वगैरह सजाकर तरकीब से रखी। एक तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, अपने आप बनाओ, तुम चित्र बनाना जानते हो, रोज रोज अच्छे अच्छे चित्र बनते जाते हैं, चित्र बनाओ।
लड़के चित्रों के पीछे ऐसे पड़े कि बस। कुछ ने तो छपाई और बैल बूटे का काम असल की तरह करके दिखा दिया। किसी ने फूलों के रंग जैसा ही रंग अपने फूलों में भरा। कोई चित्र नहीं बनाता था तो कुछ दूसरे बैठे बैठे यही कर रहे थे कि चित्र किस तरह बनाए जा रहे हैं। एक पखवाड़े के बाद में हाई स्कूल के एक चित्र शिक्षक को बुला लाया। मैंने उनसे कहा, आपको चित्र बनाना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तख्ते पर आप अपनी रुचि के चित्र बनाते चलिए, पर धीमे धीमे और ज़्यादा सफाई के साथ बनाइएगा। पेड़ देखकर पेड़ बना दीजिए, कुर्सी देखकर कुर्सी बना दीजिए। चित्र शिक्षक ने ऐसा ही किया और विद्यार्थी तल्लीन होकर देखते रहे। दूसरे दिन चित्रों का काम और भी जमा। ऐसा जान पड़ता था मानो विद्यार्थियों ने चित्र बनाने के नियमों को विशेष रूप से समझ लिया है। इसके बाद मैंने उनके चित्रों के नीचे तारीख और नाम लिखवाना शुरू किया। कुछ दिन और बीतने के बाद मैंने उस चित्रकार सज्जन को फिर बुलाया और उनसे मैंने छात्रों को ये समझाने की प्रार्थना की कि रेखा चित्रों या आलेखन चित्रों में रंग कैसे भरा जाता है। चित्रकार ने 1, 2, 3, 4, 5 कई चित्रों में सफाई के साथ पेंसिल से रंग भरकर दिखा दिया। विद्यार्थियों को रंग भरने की एक नई तरकीब हाथ लग गई। थोड़े दिनों के बाद मैंने अपने सर्वेयर मित्र को बुलाया और पाठशाला का माप लेकर उसका नक्शा बना देने को कहा। मैं और मेरे मित्र पाठशाला का प्लान मापते थे और लड़के हमारे साथ साथ घूमते थे। लड़कों की आंखों के सामने हमने उन्हें कागज पर मकान का नक्शा खींचकर दिखाया। 2-4 दिन तक मैंने लड़कों को सर्वेयर के ऑफिस में भेजा और वहां उन्हें समझाया कि नक्शा नवीस लोग गलियों और गांव वगैरह के नक्शे किस प्रकार बनाते हैं। एक बार 2 लड़कों को पैमाइश वालों के साथ में गांव की सरहद पर ले गया और उन्हें प्रत्यक्ष पैमाइश का काम दिखाया। इस प्रकार जब लड़के मदरसे का, कमरे का, अपने घर का, गली का और कभी कभी कुएं और तालाब का भी चित्र बनाने लगे। उनकी चित्रकला को बढ़ाने के लिए मैं कभी कभी उन्हें प्रकृति के बीच घुमाने के लिए भी ले जाता था। आँखों को किसी वस्तु के आकलन का अभ्यास कराने के लिए मैं उन्हें तरह तरह के खेल खिलाता, जैसे किसी पेड़ पर दृष्टि डालते ही उसके तने और डालियों आदि को देखकर या आंखें बंद रखकर उन्हें कागज पर बना लेना। सूर्योदय के समय के रंगों को रखकर उन्हें ध्यान में रखना, सायंकाल के बदलते हुए रंगों की खूबियाँ देखना, इस बात का स्वानुभव प्राप्त करना कि दूर से पेड़ कैसा दिखता है और पास से कैसा। पेड़, वस्तु, पर्वत, मनुष्य और उसकी छाया के प्रकारों को ध्यानपूर्वक देखना आदि। इस प्रकार कुछ ही दिनों में मेरी कक्षा में चित्रकला का काम चल निकला। एक दिन हाई स्कूल से मैं एक दूरबीन ले आया। लड़कों को मैंने उसमें दिखाया कि दूर की चीज़ें किस प्रकार नज़दीक दिखाई देती हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सारा दिन बारी बारी से वो दूरबीन को आंखों से लगाए रहते। रात में ग्रहों और तारों को देखने का एक टेलीस्कोप ले आया। मेरे मित्र कहने लगे, भाई तुम तो बड़े उद्यमी हो। मेरे साथ शिक्षक तो अब बहुधा ऐसे सब अवसरों पर मेरे साथ ही रहते थे। मेरी निंदा छोड़कर मुझसे कुछ सीखने को तैयार हुए। डायरेक्टर साहब ने उनकी सहमति से ये ठहरा दिया था कि सप्ताह में 1-1 घंटा सब मेरी कक्षा में आकर देखा करें कि मैं किस तरह काम करता हूँ। शाम को मैंने अपने विद्यार्थियों को चंद्रमा और तारे दिखाए। देखते ही वे आहा आहा कह उठे। चंद्रमा दिखाते हुए मैंने कहना शुरू किया, देखो चंद्रमा में वह जो चरखा चलाती हुई बुढ़िया और बकरी दिखाई पड़ती है, वे चंद्रमा पर बड़ी बड़ी खाइयाँ और पर्वत हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि मनुष्य बिल्कुल जीवित नहीं रह सकता। लड़के मेरा मुंह ताकने लगे। मैंने कहा, जिस धरती पर हम रहते हैं वह और चंद्रमा दोनों बहनें हैं और सूर्य इनका पिता है। विद्यार्थी अचंभे में आकर मेरी तरफ देखने लगे। एक ने पूछा, जी कहानी किस किताब में लिखी है? मैंने कहा, कहानी नहीं, सच्ची बात है। लड़के बोले, नहीं हो सकती। मैंने कहा, भाई ऐसा ही है। और इस सिलसिले में मैंने बताना शुरू किया कि सूर्य से पृथ्वी कैसे अलग हुई। फिर तो बात का रंग जमा और दिन पर दिन बीते। इस दरमियान मैंने उन्हें बताया कि पृथ्वी की सतह ठंडी कैसे हुई, गड्ढे, टीले, खाई, पर्वत कैसे बने, सरोवर, नदियाँ कैसे बनी, शैवाल, जल जंतु, मछली, मेंढक, जल थल के प्राणी, जंगल और जंगली मनुष्य और उनसे धीरे धीरे आज के मनुष्य कैसे बने। ये बातें बड़ी अद्भुत थी। लड़के अत्यंत एकाग्रता से सुनते थे।
हमारे प्रधान अध्यापक 7वीं कक्षा के छात्रों को भी ये सब सुनने के लिए भेजने लगे। एक दिन मैं पृथ्वी का गोला ले आया और कहा, देखो, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ ये सारी चीज़ें इन पर कैसे बनी। मैंने छात्रों को समझाया कि पानी और ज़मीन कहाँ कहाँ है, काले और गोरे लोग कहाँ रहते हैं, पीले और लाल लोग कहाँ रहते हैं, ठीकने बौने और ऊंचे लोग कहाँ रहते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के प्रकृति संबंधी विभाग और उनके नाम बताए। फिर ये बताया कि हम एशिया में हैं, एशिया में ये भी दिखता है सो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में काठी लोगों का प्रदेश काठियावाड़ है। फिर ये बताया कि हम यहाँ भावनगर में रहते हैं। मैंने लड़कों से कहा, ये गोला लो और संदूक में से वे नक्शे निकाल लो, फिर ये ढूंढो कि इस गोले पर वे नक्शे कहाँ कहाँ मिलते हैं। मैं लड़कों को रोज़ कुछ ना कुछ नई बात सीखने को कहता, देखने को कहता। मैंने कहा, तुमने आज तक जो जो गांव और शहर में देखे हों उन्हें ढूंढ निकालो। ये भी देखो कि वहाँ किस रास्ते जाया जाता है, रास्ते में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं और कौन कौन से गांव आते हैं। ये एक ढंग हुआ। दूसरी ओर मैं अफ्रीका देख चुका था, इसलिए अफ्रीका का नक्शा सामने रखकर मैं उन्हें अफ्रीका की बातें सुनाने लगा। मैंने विक्टोरिया, नियांजा, टांगानिका, जाम्बेसी और नाइल की, अफ्रीका के सिंघों हाथियों की, वहाँ के बाशिंदों मसाई और कोबिरोंडो की बातें कहीं। फिर एक दिन मैंने कहा, ये हमारे आसपास जो कोली, कुम्हार, अहीर, गड़रिया वगैरह रहते हैं, इन्हें तो ज़रा देख कर आओ। और ये कहकर इस दृष्टि से उनके साथ मैंने एक दो यात्राएं की, अपने गांव, नदी किनारे, पहाड़ों, और इसी तरह उनमें भूतल के अध्ययन की अभिरुचि उत्पन्न हुई। इसके बाद मैंने उनके लिए भूगोल संबंधी एक वाचनालय कायम करने का विचार किया, लेकिन यात्रा वर्णन की वैसी सुंदर पुस्तकें हमारी भाषा में नहीं मिली। जो मिली वही उन्हें देकर कहा, पुस्तक पढ़ते जाओ, नक्शा देखते जाओ, यात्री कहाँ से कहाँ जाता है ये देखो और उसके साथ घूमो। विद्यार्थी यात्रा संबंधी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। एक दो विद्यार्थियों को काठियावाड़ सर्व संग्रह में बड़ा आनंद आया। नक्शे पर से एक गांव चुनकर वे सर्व संग्रह में से उसके संबंध की बातें पढ़ने लगे। इस प्रकार कई परिचित और अपरिचित गांवों के विषय में उन्हें जानकारी हासिल कर ली। श्री रविशंकर रावल के चित्रों ने उन्हें अहमदाबाद का सुंदर परिचय करा दिया। हर एक महत्वपूर्ण स्थान के ऐसे चित्राधार तैयार मिल सके तो क्या ही अच्छा हो। एक दिन श्री रविशंकर जी आए, उनके पास मद्रास के दृश्यों की फिल्म थी। मैंने लड़कों को ये फिल्म दिखाई। एक ओर जहाँ सिनेमा हानिकारक है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के एक कीमती साधन के रूप में भी खड़ा रहता है। दूर के दृश्यों को हूबहू दिखाने से छात्रों की भौगोलिक दिलचस्पी बढ़ती है। एक बार सीजर्स सिगरेट की कुछ डिब्बियाँ मेरे हाथ लग गईं। उनमें देश विदेश के मनुष्यों के चित्र रहते हैं। वे चित्र भी मैंने छात्रों को देखने के लिए दिए। मेरा उद्देश्य उन्हें सारी दुनिया का ज्ञान करा देना नहीं था। मेरा ध्येय ये भी नहीं था कि उन्हें कुछ याद रह जाए। मैं तो केवल उनके मन में ये ठसा देना चाहता था कि दुनिया बहुत विशाल है, उसमें बहुतेरी बातें देखने और जानने योग्य हैं। उन्हें देखने के ये साधन हैं। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं एक दूसरा खेल भी निकाला था, उसका नाम था चलो हम यात्रा पर चलें। छात्र भावनगर से अहमदाबाद, द्वारका, बम्बई, हिमालय, विलायत वगैरह इत्यादि को रवाना होते हैं। फिर कैसे रवाना होना है, किन किन गाड़ियों में बैठना है, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ बदलनी हैं, कौन कौन से देखने योग्य स्थान हैं, वहाँ क्या क्या देखने लायक है, कितने दिनों में यात्रा पूरी होगी, किन किन से मिलना होगा, क्या क्या खरीदना होगा, आदि बातों पर विचार करते। सचमुच के खर्च का अंदाज़ा लगाते और शहरों की गाइड देखकर यात्रा में दर्शनीय स्थानों के नाम नोट करते और भूगोल से प्रसिद्ध चीज़ें पढ़ पढ़कर क्या क्या खरीदनी होंगी सो निश्चित करते, मानो सचमुच ही यात्रा को निकले हों। इस ढंग से वे इन सारी बातों का अध्ययन करते। ये अध्ययन में भूगोल समझने की रीति के एक नमूने के तौर पर करता था। बाकी का काम विद्यार्थियों पर छोड़ देता था। कभी भी नक्शे में इस बात की टोह लगाते कि दिया सलाई की डिब्बी कहाँ से आई है, कभी यहाँ की रुई बुलाई जाती है तो किस किस रास्ते से जाती है, ये जानने के लिए वे कल्पना में रुई की गांठ पर बैठकर रवाना होते। कभी बाजार में घूमने जाते और एक दुकान में कौन कौन से देश और शहर इकट्ठा हुए हैं इसका पता लगाते। कभी नदियों के नामों की तो कभी पहाड़ों के नामों की, कभी देशों के नामों की तो कभी शहरों के नामों की।
इस प्रकार भौगोलिक वस्तुओं और भौगोलिक नामों की अंताक्षरी का खेल खेलते विद्यार्थी जिस प्रकार चित्रकला के प्रेम में पेड़ का चित्र बनाते, उसी प्रकार देश देश के नक्शे बनाने में भी उन्हें आनंद आता था। वे अपने बनाए हुए नक्शे में अपने देखे हुए, पढ़े हुए, सुने हुए गांवों, नदियों, पहाड़ों को दिखाते और अधिक स्थान दिखाने के लिए भूगोल पढ़कर जानते कि एक गांव कहाँ है, किस जगह है। इस प्रकार हमारी कक्षा में भूगोल की पढ़ाई चलती थी। मेरे शिक्षक भाइयों ने एक दिन मुझसे कहा, भाई ये काम तो बस तुम ही कर सकते हो, इतनी सारी बातें हमें तो जानने को भी नहीं मिलती, हमें इस प्रकार भूगोल की चर्चा करना भी नहीं आता। मैंने कहा, भाइयों सब कुछ आ जाता है, मात्र हमें थोड़ा सा प्रयास अवश्य करना होगा और हमें उत्साह भी होना चाहिए। वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। मैंने अपने काम का हिसाब लगाने बैठे बैठे मैं गणित पर विचार करने लगा। ये बात नहीं कि आज तक मैंने गणित को हाथ ही न लगाया हो, लेकिन उसकी चर्चा करने की इच्छा आज ही हुई। गणित की परीक्षा लेने की दृष्टि से जब मैंने अपनी कक्षा के लड़कों को उदाहरण माला के कुछ सवाल हल करने के लिए दिए तो सबने सवाल हल कर दिए। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब इनके पक्के हैं और ये अच्छा ही रहा कि जिस विषय में मैं कोई विशेष नया काम करके दिखा नहीं सकता था, विद्यार्थियों का वह विषय ठीक था। लेकिन जब धीरे धीरे से गणित के प्रश्नों के मूल में स्थित तर्क की बात छेड़ी, रीति का कारण पूछा, तो मुझे अंधकार के दर्शन हुए। मैंने देखा कि छात्रों को जोड़, गुणा, घटा का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नकली और यंत्रवत है। मैं सोचने लगा इसका उपाय क्या हो सकता है। असमंजस में पड़ गया। एक तो गणित का विषय मुझे इतना प्रिय नहीं था, दूसरे उसकी पढ़ाई के दोषों को मैं समझता था, लेकिन उन्हें दूर कैसे किया जाए इसकी खोज मैंने की नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरे लिए ये कठिन प्रश्न सा हो गया कि मैं क्या करूं। डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया और उनसे मैंने साफ साफ कहा, साहब गणित के संबंध में मैं कोई नई बात करके दिखा नहीं सकूंगा। हाँ, लड़कों को भली भांति समझाकर पढ़ा दूंगा और पाठ्यक्रम पूरा करा दूंगा। डायरेक्टर साहब बोले, ऐसा क्यों, क्या गणित की पढ़ाई में सुधार की गुंजाइश नहीं है? मैंने कहा, जी है तो, लेकिन वह सुधार या परिवर्तन मूल ही में होना चाहिए। बालक को गिनती सिखाने के समय से ही उचित पद्धति बता देनी चाहिए। गणित का विषय ऐसा है कि एक बार तर्क से वह मन में ठसा तो वह सदा के लिए कमजोर ही रह जाता है। डायरेक्टर साहब ने कहा, लेकिन तुम उन्हें आरंभ से ही गणित क्यों नहीं सिखाते? मैंने कहा, इसके लिए समय कहाँ है, और समय हो तो भी इन विद्यार्थियों को जिन्हें यंत्रवत काम करने की आदत पड़ चुकी है, जो गणित में कारण पूछते ही नहीं गिनते ही चले जाते हैं, ठीक रास्ते पर लगाना कठिन है, बहुत ही कठिन। डायरेक्टर ने कहा कि तो फिर लड़कों का गणित? मैंने कहा, यूँ तो मैं भरसक अच्छी तरह सिखा दूंगा, लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि इस विषय में जो कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें मैं कर नहीं सकूंगा। डायरेक्टर साहब ने पूछा, मान लो कि तुम्हें पहली कक्षा ही सौंपी जाए तो तुम उस पर गणित के अपने प्रयोग करोगे या नहीं? मैंने कहा, आशा तो रखता हूँ कि गणित के प्रयोग में 1-2 की गिनती से ही शुरू करूँ, तभी मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि देखो ये ढंग अच्छा है। मैं जानता हूँ मेरे शिक्षक भाइयों को गणित के संबंध में किसी न किसी पद्धति पर चलने का शौक है। अगर अगले साल मुझे प्रयोग करने का सौभाग्य मिला तो मैं और चंद्रशंकर इस विषय में अवश्य प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि मॉन्टेसरी गणित पद्धति अच्छी है, वह स्वाभाविक है, मैंने उसका वाचन और मनन किया है, पर अनुभव अभी नहीं कर पाया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या अगले साल तुम यह डिप्टी का अध्यापन मंदिर के शिक्षक और गणित के प्रयोगकर्ता का स्थान ग्रहण करोगे? मैंने जवाब में कहा, जी सो तो जैसी प्रभु की इच्छा हो, लेकिन इस बार के लिए तो मैं आपसे कह देता हूँ कि गणित के विषय में मैं कोई खास बात नहीं करके दिखा सकूँगा। वार्षिक परीक्षा निकट आई। मैंने अपने ढंग से विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी कराने लगा। विद्यार्थी बड़े उत्साह से तैयार हो रहे थे। मुझे विश्वास था कि मेरे विद्यार्थी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। परीक्षा का दिन आया। अधिकारी महोदय ने सब कक्षाओं की परीक्षा ली थी। आज मेरी कक्षा की बारी थी। हमारी शर्त के अनुसार स्वयं उन्हीं को परीक्षा लेनी थी। उन्होंने हंसकर कहा, लक्ष्मी शंकर जी, मैं तुम्हारी कक्षा की परीक्षा नहीं लूँगा। तुम्हारी कक्षा के सब छात्रों को मैं ऊपर की कक्षा में चढ़ाता हूँ।
मैंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकेगा, ऐसा करने से मेरे कुछ विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। डायरेक्टर साहब ने पूछा यानी उनके साथ अन्याय होगा? मैंने कहा जी हाँ, जो ऊपर चढ़ने लायक नहीं हैं उन्हें मैं पास नहीं कर सकता। डायरेक्टर बोले लेकिन मुझे दिखता है कि तुमने भली भांति पढ़ाया है और तुम्हारी ये पढ़ाई मुझे मंजूर है। मैंने कहा जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी इस पद्धति का असर सब पर एक साथ तो नहीं होता। किसी किसी छात्र को तो स्पर्श तक नहीं कर पाई, वे कोरे और अछूते ही रह गए। तो डायरेक्टर साहब ने कहा तो उनके लिए तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा जी उनमें से किसी किसी को तो पाठशाला ही छोड़ देनी चाहिए। राघव नाईकर का इतिहास भूगोल गणित का जीव नहीं है। वह इस शाला के वातावरण में उद्विग्न रहता है, पर वह इतना चलता पड़ जाए कि 100 नाइयों का सेठ बनकर हजामत की बड़ी सी दुकान खोल सकता है। उसे हजामत में कुशलता प्राप्त करने और सैलूनों की व्यवस्था सीखने के लिए मुंबई भेजना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने कहा अच्छा, और कौन कौन है जो पाठशाला के अयोग्य हैं? मैंने कहा जी पाठशाला के लिए अयोग्य नहीं है, बल्कि पाठशाला उनके लिए अयोग्य है। वे जिस काम के लायक हैं मैं पाठशाला में उन्हें मैं काम नहीं सिखा सकता। डायरेक्टर साहब बोले अच्छा यूँ सही, लेकिन ऐसे कौन कौन हैं? मैंने कहा जीवन सेठ का नेमी पुलिस विभाग के लायक है, उसे अखाड़े में भर्ती कीजिए। सेठ जी उसके लिए यात्रा का थोड़ा बहुत प्रबंध कर दें और वह किसी अच्छे फौजदार के पास रहकर थोड़ा कानून पढ़ ले, 5 साल में फक्कड़ जमादार बन जाएगा। अभी तो वह आधे मदरसे पर तो जमादारी कर ही रहा है। उन्होंने पूछा अच्छा, और कौन कौन कमज़ोर हैं? मैंने कहा जी इस प्रकार के 3 छात्र और हैं, उन्हें मैं इन छुट्टियों में अपने पास रखूँगा और अगले दर्जे के लिए तैयार करूँगा। साहब हमारी वर्तमान पाठशालाओं की रीति नीति और पाठ्यक्रम की कठोरता का कोई उपाय आप नहीं कीजिएगा? डायरेक्टर साहब ने कहा अभी इस विषय को रहने दो, मैं कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि इस संबंध में मेरे हाथ पैर जकड़े हुए हैं। अच्छा तो तुम्हारी कक्षा की परीक्षा समाप्त मानी जाए? मैंने कहा जी नहीं। डायरेक्टर साहब ने विनोद के स्वर में कहा मालूम होता है छमाही परीक्षा की तरह आज भी तुमने कुछ विशेष प्रबंध किया है। अब तुम्हारी तरकीबें सब जान ली गई हैं। आज हमारी पाठशाला का सम्मेलन था। परीक्षा के बाद हर साल ऐसा सम्मेलन होता है। जो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होते हैं उन्हें आज के दिन इनाम दिए जाते हैं। सम्मेलन में गांव के सेठ, साहूकार, अमलदार सभी हाजिर थे। साहब ने इस अवसर के लिए कार्यक्रम बनाने का काम मुझे सौंपा था। मैंने ये काम अपने विद्यार्थियों को सौंप दिया। जो कुछ किया था मेरी सूचना और सलाह से उन्होंने किया था। पहले डंडों की ताल पर रास क्रीड़ा शुरू हुई। आधे घंटे तक उन्होंने समा बांध दिया। फिर शर्तों के खेल चले, दौड़ने की शर्त, लंगड़ी चाल की शर्त, 3 पैर की शर्त, कुर्सी की शर्त आदि आदि। लोग एकटक से खेल देख रहे थे। खेल खत्म होने का मूक अनुकरण का अभिनय हुआ। कोई गांव के सेठ जी, कोई शिक्षा अधिकारी, कोई फौजदार और कोई देश के नेताओं की सुंदर नकल करके दिखा गया। इसके बाद विद्यार्थी अपने बनाए हुए चित्र ले आए और झुक झुक कर हर एक सज्जन को बारी बारी से दिखाने लगे। सारा भवन विद्यार्थियों के चित्र देखने में तल्लीन हो गया। अंतिम कार्य पारितोषिक वितरण का था। हर साल 125 रुपये का पारितोषिक बांट दिया जाता था। ये पारितोषिक विद्यार्थियों को ही मिला करते थे। अंत में डायरेक्टर साहब ने खड़े होकर सदा की भांति 2 शब्द कहे। वे बोले सज्जनों, मेरी राय में आज का ये पारितोषिक सम्मेलन दूसरे प्रकार का है। मेरे बगल में बैठे हुए इन महाशय ने मुझे इनामों के बारे में एक नया सबक सिखाया है। इस साल के 125 रुपये को मैं अलग अलग इनाम के रूप में नहीं बांटूंगा, बल्कि इस रकम से इनके नाम पर पाठशाला में एक वाचनालय की स्थापना होगी। मैंने उच्च अधिकारियों से इस आशय की आज्ञा भी प्राप्त कर ली है। आगे से हर साल इनाम की रकम वाचनालय को ही मिला करेगी। आपको ये शुभ समाचार सुनाते हुए मैं बड़े सुख का अनुभव कर रहा हूँ। व्यक्तिगत इनाम देने से विद्यार्थियों में अभिमान, निराशा की भावना होती है। ये नई व्यवस्था ऐसी है कि इससे इनाम की रकम का फ़ायदा सब उठा सकेंगे। मुझे इनाम की निरर्थकता समझाने वाले और इस सदप्रयोग का अनुभव कराने वाले इस भाई का मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से आभार मानता हूँ। इस अवसर पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सज्जन 1 साल पहले 4ठी कक्षा में शिक्षा के प्रयोग करने हेतु मेरे पास आए थे। मैंने उस समय इन्हें एक पढ़ा लिखा मूर्ख ही समझा था। मैंने सोचकर इन्हें अनुमति दी थी कि इनके जैसे बहुतेरे पड़े हैं, जो कसौटी पर कसे जाने पर भाग खड़े होते हैं। मुझे कहना चाहिए कि मैं इनमें विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि इनके प्रयोग बहुत सफल हुए हैं।
मेरे विचारों में भी इन्होंने भारी परिवर्तन कर दिया है और आज अपने अंतःकरण में मुझे ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि प्राथमिक पाठशाला के इस पुराने ढर्रे का अब शीघ्र ही अंत होगा। हमारे जैसे शिक्षकों और अधिकारियों को अब राजी खुशी रुखसत लेकर नई पीढ़ी के शिक्षा शास्त्रियों और कल्पनाशील विचारकों को अपना स्थान सौंप देना चाहिए। सज्जनों, मैं नहीं चाहता कि आज अपने आनंद को किस प्रकार व्यक्त करूं, ये मैं नहीं जानता। आप इनकी कक्षा के इन विद्यार्थियों को देखिए, ये कितने व्यवस्थित, स्वस्थ और आनंदपूर्वक हैं। इनकी शक्ति और बुद्धि के विकास का मैं साक्षी हूँ। इनके संबंध में बच्चों के माता पिता को भी अपना संतोष व्यक्त करते हुए मैंने बार बार सुना है। डायरेक्टर साहब का भाषण समाप्त होते ही सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त हुई। सब अपने अपने घरों को चल दिए। मैं भी 1 वर्ष के अपने सफल प्रयत्नों पर हर्ष मनाता हुआ घर पहुंचा और नई शिक्षा के आशाओं से भरे भविष्य के मधुर सपने देखने में तल्लीन हो गया। इस प्रकार इस पुस्तक का अंत हुआ। ये पुस्तक थी दिवा स्वप्न गिजुभाई बधेका की, अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी। बहुत सारे सफल प्रयोग जो हम अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं और विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित कर सकते हैं, अवश्य इसका प्रयोग करना चाहिए। और इस पुस्तक से अलग भी ऐसे अनेक प्रयोग होंगे जो शिक्षा को सृजन की ओर ले जा सकते हैं। जो वास्तविक संभावनाएं बच्चों की छुपी हुई हैं, हमें उन्हें प्रकट करना होगा, सृजन की तरफ मोड़ना होगा। पाठ को परंपरागत विधि से ना पढ़ाकर, चीज़ों को ना रटवाकर, हमें कुछ चीज़ें खेल विधि में कुछ नई टेक्निक्स का यूज़ करना होगा। आज तो तकनीक का युग है और ऐसी चीज़ें आसानी से हमें उपलब्ध हो सकती हैं जो बच्चों के लिए लाभान्वित हों। केवल कक्षा के कमरे में बिठाकर बच्चों को वास्तविक शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। निश्चित रूप से उन्हें एक प्राकृतिक माहौल भी देने की आवश्यकता है। और शिक्षा एक सर्वांगीण विकास का साधन है, चहुमुखी विकास का साधन है। तो केवल हम उनको शैक्षिक ज्ञान कराकर ही तीसरी नहीं मान सकते। हमें उनका शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, उनके चरित्र को उज्ज्वल बनाना है। एक उज्ज्वल चरित्र का नागरिक ही देश को उज्ज्वल बना सकता है, अपने व्यक्तित्व को उज्ज्वल बना सकता है। तो चरित्र ही वह शक्ति है। चरित्र निर्माण की तरफ भी हम शिक्षकों को अवश्य ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये मेरी सभी से अपील है। और बच्चे चरित्र का निर्माण शिक्षक को देखकर ही करते हैं। शिक्षक ही ऐसा आदर्श है उनके लिए जो उनके ऊपर प्रभाव डालता है। तो शिक्षक को सर्वप्रथम अपने चरित्र को उज्ज्वल और विशिष्ट बनाना होगा, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। जय भारत, जय शिक्षा। लड़के भूगोल के नाम और विषय से कुछ परिचित थे।